नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, इस वीडियो में हम वर्णमाला कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे वर्णमाला। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला को जानने से पहले आपको एक बात जाननी होती है कि जो हम बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की ध्वनि। और यदि आप ध्वनि का कोई चिन्ह बनाते हैं, आप ध्वनि का कोई क्या बनाएंगे? चिन्ह बनाएंगे, तो आप उसी को कहते हैं कि वह एक वर्ण है। और वर्णों का जो समूह होगा, वर्णों का जो समूह होगा वह क्या कहलाएगा? तो वर्णों का समूह ही कहलाता है वर्णमाला। ठीक है, मतलब आप जब भी कोई भाषा बोलते हैं तो भाषा बोलते समय आप साउंड निकालेंगे। साउंड निकालने का मतलब यह है कि आप अपने कंठ से ध्वनि निकालते हैं और उस ध्वनि के लिए आप एक कोई चिन्ह भी लिख देते हैं लिपि के माध्यम से, और वही चिन्ह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और उसी प्रतीक को या फिर उसी वर्ण का जो समूह होगा आप उसे कहेंगे वर्णमाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप वर्णमाला को समझ चुके होंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आप कहेंगे कि वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाती है या फिर वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाती है। तो ये दो तरह की बातें हैं, आप दोनों को सही मान सकते हैं। मतलब भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो भाषा की छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि का जो प्रतीकात्मक रूप होता है वह होता है वर्ण, और वर्णों का जो समूह रहेगा उसे आप कहेंगे वर्णमाला। अब जो वर्णमाला में आप वर्ण लिखते हैं और आप पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला। आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला पढ़ते समय जब आप वर्ण देखेंगे तो हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं स्वर वर्ण, एक होते हैं स्वर वर्ण, और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण, और तीसरे होते हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण। और व्यंजन वर्णों में अगर आप देखेंगे या फिर स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण में, तो स्वर वर्ण आप किसे कहेंगे? तो अ से लेकर के औ तक, अ से लेकर के औ तक जो वर्ण आप गिनेंगे वो होते हैं स्वर वर्ण। इसके बाद अगर आप व्यंजन वर्ण की बात कर रहे हैं तो क से लेकर के स्र तक, क से लेकर के कहां तक? स्र तक। ये क्या गिनते हैं आप? तो ये व्यंजन वर्णों को गिनते हैं। इसके बाद अगर आप अयोगवाह वर्ण को गिनना चाहते हैं तो अयोगवाह होते हैं, एक होता है अम और एक होता है अह। एक अंग होता है और एक अह होता है। मतलब ये अंग और अह ये न तो स्वर है और ये न तो व्यंजन है, इसलिए इनका योग न तो स्वर में है और न ही व्यंजन में है, इसलिए इनके अयोगवाह वर्ण इनको कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि जो स्वर वर्ण है, बारी बारी से देख लेते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसमें भी क्या क्या प्रमुख बातें होती हैं। तो आप सबसे पहले जान लीजिए स्वर वर्ण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि स्वर वर्ण अगर आप मात्रा के आधार पर देखें, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर देखेंगे तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण, और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। और ह्रस्व स्वर वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो अ, इ, उ और री। आप इसे कह सकते हैं ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। आप इस तरह भी कह सकते हैं। फिर अगर दीर्घ स्वरों की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर में आता है आ,
ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर आप इनकी संख्या को गिनना चाहते हैं तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी रहेगी, तो इनकी संख्या हो जाती है 7, और 7 और 4 इन दोनों को मिला देंगे तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 4 धन 7 बराबर 11 स्वर वर्ण होते हैं। अगर आप मात्रा की बात करेंगे कि मात्रा के आधार पे दो प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। लेकिन आप इसमें यह भी बात कर सकते हैं कि संस्कृत में एक इनके लिए सूत्र है। वह सूत्र क्या है कि एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेवो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। मतलब एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, मतलब ह्रस्व की मात्रा एक होती है, दीर्घ मात्रो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, मतलब द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। इसका मतलब यह हुआ कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी मात्रा कितनी उच्चारित की जाती है, तो 2 मात्रा का समय उनके उच्चारण में लगता है। फिर इसके बाद संस्कृत में स्वरों का एक और प्रकार है जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, और उसीलिए बोला गया है कि त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेवो, मतलब जो प्लुत है, प्लुत स्वरों की उच्चारण जब आप करेंगे तो उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। फिर इसके बाद व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, मतलब व्यंजनम जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी चार्ध का मतलब यह हुआ च धन अर्ध, च धन अर्ध बराबर क्या हो जाएगा, चार्ध हो जाएगा। तो च का मतलब होता है और, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो व्यंजन की जो मात्रा होती है वह आधा होती है। तो आप कहेंगे कि ये जो ह्रस्व स्वर हैं, आप इनकी मात्रा क्या क्या गिनते हैं, तो ह्रस्व स्वरों को आप कहते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। और आप इनको एक और नाम दे सकते हैं, इनको कहा जाता है लघु स्वर, इनको लघु स्वर भी कहा जाता है, और इनका एक और नाम आता है मूल स्वर, इन्हें आप मूल स्वर भी कहते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, मतलब ये एक मात्रिक स्वर हैं, इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर आप दीर्घ स्वरों की बात करेंगे तो दीर्घ स्वरों में ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं द्विमात्रिक स्वर, ये होते हैं द्विमात्रिक स्वर, और इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, गुरु स्वर। मतलब ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर कहेंगे और दीर्घ स्वरों को क्या कहेंगे, गुरु स्वर कहेंगे। ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो आइए अब आगे हम देख लेते हैं व्यंजन वर्णों को। ठीक है। व्यंजन वर्णों को देखने से पहले स्वर वर्ण में कुछ और भी बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मिश्रित स्वर होते हैं और कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। तो जब आप स्वर वर्णों को देखते हैं तो उनकी संख्या 11 है, और 11 में भी एक मूल स्वर रहेंगे। तो मूल स्वर कितने रहेंगे, इनकी संख्या 4 होगी। फिर इसके बाद जो दीर्घ स्वर होते हैं, कितने स्वर, कौन से स्वर, तो दीर्घ स्वर, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं सजातीय दीर्घ स्वर, सजातीय दीर्घ स्वर, और दूसरे होते हैं विजातीय दीर्घ स्वर, विजातीय दीर्घ स्वर। अगर आप देखेंगे कि सजातीय स्वर दीर्घ स्वर और विजातीय दीर्घ स्वर आप किसको किसको कह रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जब एक ही जाति के दो स्वरों का मेल होता है तो उससे जो स्वर बनता है वह होता है सजातीय दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर की मात्रा कितनी होती है, तो 2 होती है। इस प्रकार जब आप ह्रस्व अ में ह्रस्व अ जोड़ेंगे तो ये दोनों एक ही जाति के हैं, और इससे जो
स्वर बनता है वह आ बनता है, और आ एक प्रकार का क्या है, दीर्घ स्वर है। ह्रस्व ई में जब आप ह्रस्व ई जोड़ेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण होता है और यह एक दीर्घ स्वर है। फिर इसके बाद ह्रस्व उ में ह्रस्व उ जब आप जोड़ेंगे तो उससे दीर्घ उ का निर्माण होता है और ये एक प्रकार का दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार ह्रस्व री में ह्रस्व री को जोड़ेंगे तो दीर्घ री का निर्माण होता है, लेकिन वह हिंदी में हम उसे नहीं लेते। दीर्घ री का जो संयोग होता है वह संस्कृत में गिना जाता है, हिंदी में नहीं। तो सिर्फ हिंदी में सजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो सजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3। कौन कौन से होते हैं, तो आ, ई, उ या फिर दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, आप इनको कह सकते हैं। और विजातीय दीर्घ स्वर की अगर बात करेंगे तो विजातीय, विजातीय का मतलब एक जाति के दो स्वर आपस में नहीं मिलेंगे, मतलब अलग अलग जाति के दो स्वर आपस में मिलेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, आइए देख लेते हैं। जब आप अ में ह्रस्व अ में ह्रस्व ई को अगर आप जोड़ते हैं तो उस समय निर्माण किसका होता है, तो उस समय निर्माण होता है ए का। फिर इसके बाद अगर आप अ में ए जोड़ते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, ऐ का। और ए ऐ दोनों ये दीर्घ स्वर है। फिर इसके बाद अ में जब आप मतलब ह्रस्व अ में ह्रस्व उ जोड़ेंगे तो बनेगा ओ, और ह्रस्व अ में अगर आप ओ जोड़ते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। ठीक है, तो औ और ओ ये दोनों ही दीर्घ स्वर हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो गई, तो इनकी संख्या हो गई 4। तो आपने जान लिया कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्णों में अ से लेके औ तक गिने जाते हैं, और स्वर वर्णों की अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे प्रकार के वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती हो उसे आप स्वर वर्ण कहा जाता है, या फिर उसे आप स्वर वर्ण कह सकते हैं। और स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल स्वर, आप इन्हें ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, अब दीर्घ स्वर में अगर आप बांटेंगे जातीयता के आधार पर बांटेंगे तो एक होते हैं सजातीय दीर्घ स्वर और एक होते हैं विजातीय दीर्घ स्वर। इतना आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और समझ लिए होंगे। ठीक है, और इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इसको समझते रहिए। और नो डाउट अगर इससे कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब दूसरे प्रकार के वर्ण की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रकार का वर्ण है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, अगर व्यंजन वर्ण की मात्रा की बात करें तो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, मतलब व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, तो अर्ध मात्रा होती है। अब जब आप ह्रस्व अ का उच्चारण करते हैं उसमें जितना समय लगता है उससे भी कम समय लगेगा किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय, मतलब आधा समय लगेगा। क्या आप आधे समय में आप उच्चारण कर सकते हैं किसी व्यंजन का? जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं अ आ ई उ, तो जो आप ई या फिर उ बोल रहे हैं उससे भी क्या आप आधे समय में किसी भी वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी व्यंजन वर्ण है आप उनका उच्चारण करेंगे तो किसी न किसी स्वर के साथ करेंगे, क्योंकि आधा मात्रा का जो समय लगेगा वो बहुत कम होता है। आप किसी व्यंजन का उच्चारण उतने समय में स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते। मतलब किसी भी व्यंजन का जब आप उच्चारण करेंगे तो उस समय आप किसी भी एक स्वर को जोड़ लेते हैं। जैसे क का उच्चारण करना हो या फिर ख का उच्चारण करना हो तो इसमें एक अदृश्य स्वर लगा हुआ है। जैसे क, आधा क में जब अ जोड़ेंगे तो उससे पूरा क बनता है। ठीक है, लेकिन क्या आप इस आधा क का उच्चारण कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें आधे मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो जो भी आप उच्चारण करेंगे किसी भी व्यंजन वर्ण का तो आप उसके लिए अदृश्य स्वर का प्रयोग करते हैं जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो व्यंजन वर्णों को लिखते समय आपको हलंत का प्रयोग करना होता है। और व्यंजन वर्णों में आप संख्या अगर बात करें तो उसकी संख्या आप गिनते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि क से लेकर के आप स्र तक व्यंजन वर्णों को गिनते हैं। ठीक है, लेकिन इनका अगर विभाजन करेंगे आप
इनका अगर प्रयत्न के आधार पर विभाजन करेंगे तो कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं ये देख लेते हैं हम। अगर प्रयत्न के आधार पर इनका विभाजन करें तो प्रयत्न के आधार पर पहला जो विभाजन होता है इनका वह होता है अस्पर्श व्यंजन। एक होते हैं अस्पर्श व्यंजन, और अस्पर्श व्यंजन को कहां से कहां तक गिना जाता है तो इसको गिना जाता है क से लेकर के म तक। यहां हलंत लगाएंगे, और हलंत इसलिए लगा रहे हैं हम लोग क्योंकि व्यंजन को जब आप लिखेंगे तो एक शुद्ध व्यंजन वही होता है जिसमें हलंत लगा हुआ हो। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होता है तो क से म तक होता है, और क से म तक में स्पर्श व्यंजन में इसे आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन का मतलब ये हुआ कि स्पर्श व्यंजन में सबसे पहला जो वर्ग बनता है वह बनता है क वर्ग का। और क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं तो आप कहेंगे क, ख, ग, घ, ङ। फिर इसके बाद दूसरा जो वर्ग बनता है वह बनता है च वर्ग, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। फिर अगला जो बनता है वह ट वर्ग बनता है, और ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं तो ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आगे त वर्ग है, और ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है। क से शुरुआत इसकी हुई है और ये सभी के सभी कैसे हैं तो स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, और त वर्ग की बात करेंगे तो त, थ, द, ध, न। फिर इसके बाद अगला जो वर्ग होता है वह होता है प वर्ग, और प वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं तो इसमें भी 5 व्यंजन रहेंगे प, फ, ब, भ और म। तो इसलिए हमने कहा कि क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक क्या होते हैं तो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। और हर एक वर्ग में अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अर्थात हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण हैं। और 5-5 व्यंजन वर्ण हैं तो इसका मतलब स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है अगर आप उसकी बात करेंगे तो 5 व्यंजन हैं एक वर्ग में, या फिर एक वर्ग में 5 व्यंजन तो 5 वर्गों में 25 व्यंजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक वर्ग में कितने व्यंजन हैं तो 5 व्यंजन हैं। इस प्रकार आपने जान लिया कि जो व्यंजन में प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो उनके एक वर्ग का नाम है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25 होती है। और ये कहां से कहां तक गिने जाते हैं तो क से लेकर के म तक गिने जाते हैं, और ये इस प्रकार रहे स्पर्श व्यंजन। और आगे के क्रम में हम देख लेते हैं कि अगला व्यंजन वर्ण कौन सा होता है। तो अगले व्यंजन वर्ण की बात करेंगे तो म के बाद आप गिनते होंगे य, र, ल, व। तो दूसरा वर्ग बन जाता है य, र, ल, व के लिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और जब आप अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो इनको आप गिनेंगे य से लेकर के व तक, और य से व तक गिनेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। मतलब कौन कौन से इसमें व्यंजन होते हैं तो आप गिनेंगे य, र, ल और व। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो वर्ग आता है, मतलब तीसरे प्रकार का जो व्यंजन वर्ण है वह है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है तो ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप अपने मुंह से जब जो ही आप ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा आपके मुंह से अधिक ऊष्मा निकलती, मतलब गर्म हवा निकलती है। और इसमें तीनों प्रकार के स और ह आते हैं। इसमें तालव्य स आता है, मूर्धन्य स आता है, इसके बाद दंत्य स आता है और ह आता है। ठीक है, तो जो ऊष्म व्यंजन है उसको आप कहां से कहां तक गिनते हैं तो स से लेकर के ह तक, और इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से इसमें व्यंजन वर्ण आते हैं तो इसमें आते हैं श, श, स और ह। ये 4 व्यंजन वर्ण आते हैं। फिर इसके बाद चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो इसमें चौथे प्रकार का जो व्यंजन वर्ण होता है वह होता है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त का मतलब यह हुआ कि आप समझ रहे होंगे कि संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ।
तो संयुक्त व्यंजनों में जो आप गिनते हैं उनकी भी संख्या हिंदी भाषा में कहां से कहां तक गिनी जाती है, तो 6 से लेकर के स्र तक गिनते हैं हम इसे, उनकी संख्या होती है 4। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं छ और त्र, ज्य और स्र। ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। और अगर इसके निर्माण की बात करेंगे कि छ और त्र और ज्य और स्र का निर्माण किससे हुआ है, तो ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप बात करेंगे क्ष की, तो इसका निर्माण हुआ है क और स से। फिर इसके बाद अगर त्र की बात करेंगे तो इसका निर्माण हुआ है त और र से। फिर इसके बाद अगर ज्य की बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ है ज और य से। और अगर आप स्र की बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ है तालव्य स और र से। ठीक है, इसमें कुछ और प्रश्न आते हैं, विशेष प्रश्न कि आप किसे क्या कहेंगे। जैसे प्रश्न आता है कि आप स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श का मतलब यह हुआ कि वो व्यंजन क से म तक के बीच में आएंगे। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं च छ ज झ, च छ ज और झ। इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो ज्यादा संघर्ष के साथ आपको बोलना पड़ता है, आपकी जीवा ज्यादा काम करती है, आपके मुख से ज्यादा प्राणवायु निकलती है। तो जो च छ ज छ है इसको आप कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और जो ऊष्म व्यंजन है आप इनको ऊष्म या ऊष्माण व्यंजन भी कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों में दो जो व्यंजन होते हैं य और व, इन य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य और व को क्या कहा जाता है, तो अर्ध स्वर कहा जाता है। च छ ज झ को क्या कहा जाता है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और अर्ध स्वर किसे कहेंगे, तो य व को अर्ध स्वर कहते हैं। और अर्ध स्वर में य व किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। उस्माण व्यंजन किसे कहते हैं, तो स से लेकर के ह तक, यानी स स और ह। फिर इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन को अगर आप बताएंगे तो क और स से निर्मित हुआ है छ, और त्र से त और धन र से बना हुआ है त्र, ज और य से बना है ज, और स्र किससे बना है, तो स और र से बना है। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि इतने प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। और इसमें 2 प्रश्न और आते हैं। इसमें आता है कि किसे लुंठित वर्ण कहते हैं और किसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं। लुंठित वर्ण और प्रकंपित वर्ण ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। इसके बाद एक आता है पार्श्व व्यंजन, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। पहले इसको लिखने के लिए थोड़ा सा हम जगह की कामना करते हैं आपसे। तो यहाँ जगह आपसे ले लेते हैं कि क से म तक इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, और इसके पहले अगर आप स्वर वर्णों की बात करेंगे तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या आप देखेंगे तो अ से लेके औ तक आपको गिनना होता है। संख्या इनकी होती है 11। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे आपको क्या देखना है कि आपसे लुंठित या फिर प्रकंपित वर्ण पूछा जाता है। लुंठित या प्रकंपित वर्ण पूछा जाता है तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन से होते हैं, तो आप कहते हैं र को। र को कहते हैं प्रकंपित वर्ण है या फिर लुंठित वर्ण है। मतलब जब आप र का उच्चारण करेंगे तो आपकी जिह्वा में थोड़ा सा कंपन होता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि र एक प्रकार का क्या है, तो प्रकंपित वर्ण है। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पार्श्व व्यंजन किसे कहते हैं। पार्श्व व्यंजन मतलब ऐसा व्यंजन बताइए, पार्श्व का मतलब होता है किनारा, मतलब उसका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा के किनारे किनारे से हवा बाहर निकलेगी। तो आप ल बोलिए, ल। जब आप ल बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा है वह ऊपर जाके मतलब स्पर्श करेगी। लितु लसा नाम मूर्धा, मतलब मूर्धा में उसका जिह्वा का स्पर्श होता है। इसके बाद
जब आप ल का उच्चारण करेंगे तो आपकी जिह्वा जो है ऊपर तालु से पीछे वाले भाग में चिपक जाएगी और हवा दोनों मतलब जिह्वा के किनारे किनारे से निकलती है। तो पार्श्व व्यंजन किसे कहते हैं? ल को पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार अब तक अगर आप देखेंगे तो आपने व्यंजन वर्ण कितने गिन चुके हैं? तो 25 और 4 4 4, इसके बाद 3 4 है और एक 25 है, मतलब 4 तिहाई 12, और 12 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो कितना आता है? तो 12 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो यहां जोड़ लीजिए 12 में 25, 5 और 2 7 और 2 1 3, 37 संख्या हो जाती है। किसकी? तो 37 संख्या हो जाती है कुल व्यंजनों की। लेकिन इसमें एक और व्यंजन प्रकार छूट रहा है और वह व्यंजन का प्रकार होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर उसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो जो पांचवा प्रकार का व्यंजन है वह होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन को आप द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और उनकी संख्या कितनी है? तो 2 है। और वह कौन कौन से हैं? तो ड के नीचे नुक्ता लगा होता है, फिर इसके बाद ढ के नीचे भी नुक्ता लगा होता है, ये बिंदु छोटा सा लगा होता है। आप इन्हीं को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और इसके प्रयोग की बात करते हैं तो इनका प्रयोग कहां किया जाता है? जैसे लिखा जा रहा है डंडा, तो जब आप डंडा शब्द लिखेंगे तो यहां अगर ड या फिर ढ किसी शब्द के शुरुआत में आता है तो वहां पर आप उच्छित व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ड या ढ शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंत में आ जाते हैं तो आप वहां पर उच्छित व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है ढूंढना, आपको लिखना है ढूंढना, और ढूंढना लिखते समय जो पहले वाला ढ है उसमें आप बिंदु नहीं लगाएंगे, मतलब यह कैसा व्यंजन रहेगा? तो यह स्पर्श व्यंजन रहेगा। लेकिन जो दूसरा वाला ध है यह कौन सा व्यंजन रहेगा? तो यह उच्छिप्त व्यंजन रहता है। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो शब्द के बीचों बीच किया जाता है और शब्द के अंत में किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं कितने? 4 होते हैं, उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, और उच्छित या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। तो आप पहले 37 गिन चुके हैं और 37 गिनने के बाद अगर आप पूरी संख्या ज्ञात करेंगे तो 37 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाती है? तो यह संख्या हो जाती है 39। यानी कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन है 39। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि मूल व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। तो अगर मूल व्यंजनों की बात करेंगे तो मूल व्यंजनों में स्पर्श व्यंजनों को गिना जाता है, अंतस्थ व्यंजनों को गिना जाता है और उष्म व्यंजनों को गिना जाता है। मूल व्यंजन कितने? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और जब इनकी संख्या की बात करेंगे तो 25 और 25 4 29 और 29 4 33। तो यहां से अगर पूछ लिया जाए कि मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन आप बताएंगे कि 33 हैं। और इसके बाद अगर आपसे कुल व्यंजन पूछा जाए परीक्षा में तो कुल व्यंजन कितने बताएंगे आप? तो कुल व्यंजन होते हैं, इसमें आप जोड़ लेते हैं संयुक्त व्यंजन 4 और उच्छित व्यंजन 2 को। तो जब 33 में 6 जोड़ेंगे आप तो इसकी संख्या हो जाती है 39। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मूल व्यंजन कितने होते हैं और कुल व्यंजन कितने होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको उलझाने के लिए आपकी परीक्षा में एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप बताइए मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर कितने हैं? तो आप बताएंगे मूल स्वर 4 ही है सर। मूल स्वर कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? अ ई उ री, मतलब ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री, ये मूल स्वर होते हैं। इसके बाद अगर कुल स्वर की बात की जाए तो कुल स्वर में आपको क्या बताना होता है? तो कुल स्वर में आप बताएंगे 11 स्वर होते हैं। कुल स्वर कितने हिंदी भाषा में? 11। कुल व्यंजन कितने हिंदी भाषा में? तो 39। और मूल व्यंजन कितने? 33। मूल स्वर कितने? 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि बताइए कि मूल वर्ण कितने होते हैं। क्या पूछ लिया जाएगा आपसे? मूल वर्ण पूछ लिया जाएगा। आप जल्दी से जवाब दीजिए कि मूल वर्ण कितने होते हैं।
तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले इस पर ध्यान नहीं दिए। बहुत छोटी सी बात है, कोई बात नहीं है। मूल वर्णों को हम देख लेते हैं। तो मूल वर्णों में किसे गिना जाता है? तो मूल वर्णों में आप गिनते हैं कुल स्वरों को, अर्थात कुल स्वर, और इसमें आप जोड़ देते हैं मूल व्यंजन को। मूल वर्ण में किसे गिनेंगे? तो कुल स्वर और मूल व्यंजन को गिना जाता है, और कुल स्वरों की संख्या 11 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इस प्रकार से अगर आप मूल वर्ण की बात करेंगे तो मूल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? 44 मूल वर्ण है। ठीक है, मूल वर्ण कितने हैं हिंदी भाषा में? तो 44 मूल वर्ण हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। फिर इसके बाद आपने समझा कि कुल वर्ण कितने हैं, और कुल स्वर वर्ण कितने हैं, मूल स्वर वर्ण कितने हैं, और मूल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, ये आप समझ चुके हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर बचा हुआ है अयोगवाह वर्ण। ये तीसरे प्रकार का वर्ण है और इसको हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। मतलब न तो इनका योग स्वर में होता है और न ही इनका योग व्यंजन में होता है, इस कारण हम इन्हें कहते हैं अयोगवाह वर्ण। और अयोगवाह वर्ण में एक आता है अंग और एक होता है अह। और अगर मुख्य रूप से बात करेंगे तो इस अंग को आप जो प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से, और इसे आप प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से, तो इनका नाम क्या होता है? तो इस जो बिंदु का नाम है इसका नाम है अनुस्वार। इसका नाम है अनुस्वार। और इसका क्या नाम है? जो दो बिंदु आपको दिख रहे होंगे तो इनका नाम है विसर्ग। ठीक है, तो अयोगवाह वर्ण कितने हैं? इनकी संख्या 2 होती है। और इसके बाद अंग या फिर इसे अनुस्वार कहते हैं, और अयोगवाह वर्ण में अनुस्वार और विसर्ग दोनों को ही गिना जाता है। तो इस प्रकार से अभी आपने सुना कि मूल व्यंजन 33 होते हैं, कुल व्यंजन 39 होते हैं। फिर इसके बाद मूल स्वर की बात करेंगे तो मूल स्वर होते हैं 4 और कुल स्वर 11 होते हैं। फिर इसके बाद अगर मूल वर्ण की बात करेंगे तो मूल वर्ण में किसे लिया जाता है? तो कुल स्वरों को आप गिनेंगे, और कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। फिर इसके बाद मूल व्यंजनों को, और मूल व्यंजन में किसे किसे नहीं गिना जाता है? तो आप उस व्यंजन को नहीं गिनेंगे, इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन को नहीं गिनेंगे। तो इस प्रकार से मूल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। और कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। अभी आपने देखा मूल वर्ण कितने हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, तो आप 44 जवाब देंगे। लेकिन अगर कुल वर्णों की बात की जाएगी तो हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण में आप किसे शामिल करते हैं? तो आप शामिल करते हैं पहले तो कुल स्वरों को। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। इसमें फिर शामिल किया जाता है कुल व्यंजनों को, और कुल व्यंजन कितने होते हैं? उनकी संख्या 39 होती है। और आप शामिल करते हैं अंत में अयोगवाह वर्णों को। अयोगवाह वर्णों को आप शामिल करते हैं, और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो 2 है, एक अनुस्वार और एक है विसर्ग। तो इस प्रकार से प्यारे बंधु अगर आप देखेंगे तो 11 और 39 इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी संख्या हो जाती है 50। फिर इसके बाद 50 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कुल संख्या हो जाती है 52। इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं कि सर हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 हैं, कुल व्यंजन 39 है, मूल स्वर 4 है और कुल स्वर 11 है। फिर इसके बाद मूल वर्ण पूछ लिया जाए तो उसमें 44 बताएंगे, कुल वर्ण पूछ लिया जाए तो उसमें आप 52 बताएंगे। इतना आप अच्छी तरीके से भली भांति समझ चुके होंगे। मित्रों, हिंदी की वीडियो जारी रहेगी और इससे जो आगे की बातें हैं उसमें हम आपसे बात करेंगे घोष और अघोष वर्णों की। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।